नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। बिहार की राजनीति में आज नया भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है और आज उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। उनके साथ नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी पर्चा भरा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने सियासत का तापमान जो है वो बढ़ा दिया है। नामांकन से पहले सीएम हाउस में नीतीश कुमार ने अमित शाह का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और फिर दोनों एक साथ विधानसभा पहुंचे। नामांकन के बाद अमित शाह अब स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी विधायकों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले जेडीयू के कई कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज हैं। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि पटना में आप देखें, बेगूसराय, नालंदा समेत कई जिलों में जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू ऑफिस के सामने आपने देखा होगा कि पटना में हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। मुख्यमंत्री आवास के बाहर ललन सिंह और दूसरे नेताओं के खिलाफ नारे लगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच बिहार में नीतीश युग खत्म हो गया है? क्या पहली बार बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने वाला है? ये सभी सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तेजस्वी यादव और अमित शाह का वो बयान सुनिए जो नीतीश कुमार के नामांकन के बाद आया है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और जिस तरह से चुनाव हुआ, बीजेपी के घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है। यानी जनता में जो है नाराज़गी है, लोग जो है बीजेपी के असली चाल चरित्र को जान रहे हैं। हम नीतीश जी के साथ भी काम किए हैं पहले भी, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष में हम रहे हैं। आप देखिएगा, जब 28 जनवरी 2024 में वो छोड़ के गए थे, जब उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था छोड़ने का, तब भी हमने कहा था कि भाई बीजेपी जो है अब इनको समाप्त करेगी। आपको दुख है? तो हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कार्यकर्ता जो है बड़े आक्रोश में जेडीयू के देखे जा रहे हैं, हर जगह रोड। श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं।
तो आपने सुना अमित शाह किस तरह से स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में। प्रदेश की राजनीति से अब उन्होंने रिटायरमेंट ऑलमोस्ट नहीं कहा जाए भी तो घोषित कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव जैसा कह रहे हैं कि मैंने तो कई बार कहा था। तो क्या सचमुच बिहार में नीतीश युग खत्म हो गया है? क्या पहली बार बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने वाला है या फिर नीतीश अपने किसी करीबी को सत्ता की कमान सौंपेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सर, हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक राम बंदोबस्त जी और राजनीतिक विश्लेषक दीपक कोचगवे जी। सरोज सर, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा जाने का फैसला जो है वो सार्वजनिक किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में बनने वाली जो नई सरकार है उसमें वो पूरा सहयोग देंगे। इसके साथ ही 2005 से चल रहा उनका लंबा राजनीतिक दौर अब समाप्ति की ओर माना जा रहा है। और तो सबसे पहला तो सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या इससे बिहार की राजनीति में नीतीश युग के अंत के रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, नीतीश युग का अंत हो गया इस तरह से तो हम लोग इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। नीतीश जी का जो रहा है अपना कार्यकाल, उनकी जो राजनीतिक ताकत रही है, और अभी जो आप देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में जो गुस्सा है, कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लेकर है कि वो भावुक है। दूसरी पार्टियां भी भावुक है, क्योंकि 20 साल कोई छोटा समय होता नहीं है। एक लगाव, अभी तक लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये लोग कह रहे हैं, अभी विश्वास उनको नहीं हो रहा है। लेकिन राजनीतिक सच्चाई यही है कि उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने तमाम पत्ते खोल रही है। मीटिंग पर मीटिंग है, भाजपा कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है पटना में, और हमको लगता है कि बहुत ज्यादा समय बीजेपी अब नीतीश कुमार को नहीं देगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा, लेकिन हमको लगता है कि सत्ता के ट्रांसफर में बीजेपी अब बहुत ज्यादा समय नीतीश कुमार को नहीं देना चाहती है, क्योंकि विरोध भी बढ़ेगा। जितना समय मिलेगा बीजेपी का विरोध बढ़ेगा, जेडीयू के लोग ज्यादा एग्रेसिव होंगे, तो बेहतर होगा कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना ले जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया सवेरे सवेरे, तमाम चीजों को साफ कर दिया नीतीश कुमार ने कि नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और ये तमाम, मैत्री जी ये मान के चलिए, जो ये तमाम घटनाक्रम हुआ है बिहार में, इसकी पटकथा चुनाव से पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक समय दिया गया था नीतीश कुमार को कि आप जो है अपना एग्जिट प्लान तैयार रखिए। बीच में आपको ध्यान होगा इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर भी छपी थी, जिसमें तमाम लोगों से बिहार के एक बड़े अधिकारी और ललन सिंह और संजय झा की मौजूदगी में अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान क्या है, हमको बताइए। तो उसी एग्जिट प्लान पे काम चल रहा था और बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से उस एग्जिट प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया। और ये एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री ज्यादा दिनों तक नहीं टिके रहेंगे। जी मैत्री जी। राम बंधु सर, जिस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जो एनडीए की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, हालांकि उस समय भी बीजेपी के भीतर ये चर्चा थी कि अब बिहार में जो लीडरशिप की भूमिका बीजेपी को संभालनी चाहिए। कई तरह की बातें सामने आ रही थी। तेजस्वी यादव की भी अगर हम बात करें तो लगातार कह रहे थे कि शायद बीजेपी जो है वो अपनी भूमिका तय करने वाली है, सीएम ज्यादा दिन तक अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। तो क्या उस समय से ही बिहार की राजनीति में लीडरशिप ट्रांजिशन की शुरुआत हो चुकी थी? नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले से ही, ये 2025 के जनवरी फरवरी से ही। देखिए, ये सच है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता। अब तो इस बात को खुलेआम स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ऑपरेशन लोटस बिहार में करना चाहती थी, और ऑपरेशन लोटस में जो मुख्य अड़चन था वो ये था कि बीजेपी नीतीश कुमार के जनाधार से डरती थी, क्योंकि बीजेपी अपने बल बदौलत आज भी बिहार में नहीं आ सकती है। तो वो इस तरीके से नीतीश कुमार के राजनीतिक संन्यास का डिजाइन कर रही थी कि उनका जो मूल जनाधार है उनको लगे कि बीजेपी नीतीश कुमार को सम्मान दे रही है। और साथ ही साथ बीजेपी ने
एक काम और किया कि जदयू में सेकंड लीडरशिप यानी जो निशांत कुमार के आने की बात थी वो नहीं आने दिया। देखिए, जैसे ये बात अब हर किसी को स्वीकार करनी चाहिए कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती है और ये स्वाभाविक है, उसके कारण ही वो हटाए जा रहे हैं। वैसे ही एक सच्चाई ये भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि बीजेपी में जदयू में प्रो बीजेपी लीडर हैं, जो जदयू के बड़े कद्दावर नेता हैं और बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। वो कभी भी, वो हमेशा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहे और कभी भी निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में नहीं आने दिए। देखिए, जब ये 2025 के मकर संक्रांति में ही निशांत कुमार को राजनीति में आना था, उसके बाद अगर वो राजनीति में सक्रिय होते तो विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा और चुनाव प्रचार, टिकट बंटवारे का जो दाव पेच होता है उसमें भले उनका कुछ निर्णय नहीं चलता, लेकिन उसको देखते तो सही, साथ ही साथ वो चुनाव प्रचार भी करते और उसके बाद जो जनाधार मिला उनका श्रेय उनको भी जाता। तो अब निशांत कुमार एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित हो जाते। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना स्वाभाविक है स्वास्थ्य कारणों से, और स्वाभाविक यह है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना, इसके जगह पे जदयू का या निशांत कुमार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये एक ऑपरेशन लोटस है और मैं ये नहीं मानता कि इसमें 100% बीजेपी गुनाहगार है। इसका स्पेस स्वयं निशांत कुमार ने भी दिया है। निशांत कुमार को आज भी ये तय करना पड़ेगा कि वो प्रमोद महाजन के पुत्र राहुल महाजन की तरह राजनीति को हल्के में लेंगे या फिर वो चिराग पासवान की तरह असली दोस्त और असली दुश्मन में फर्क महसूस करके राजनीति को गंभीरता से लेंगे। वरना जिस तरीके से जदयू जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 6-7 महीने में जदयू की वही हालत हो जाएगी जो महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी की है। यानी यहाँ आगे चल के कौन इसका प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन टिकट लेगा, कौन यहाँ से जाएगा, सब बीजेपी ही तय करेगी। तो ये एक तरीके से ऑपरेशन लोटस है और जदयू अपने राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की मीडिया में बयानबाजी है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिएगा, न तो निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, न गृह मंत्रालय जदयू को मिलेगा, नहीं स्पीकर का पद जदयू को मिलेगा। इस तरह की बातें कौन करेगा? क्या नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार इतने स्वस्थ होते तो आज ये हाल ही नहीं होती, और अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं तो बीजेपी से बार्गेनिंग कौन करेगा? जो 3-4 बड़े नेता हैं वो क्या करेंगे बात? तो ये और मुझे ऐसा लगता है कि निशांत कुमार को अब ये वो वक्त नहीं है कि वो डिप्टी सीएम बने। सीधे अगर नीतीश कुमार जी अस्वस्थ रहते हैं या वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या फिर संजय झा को हटा के कार्यकारी अध्यक्ष बने और सक्रिय राजनीति में आए। मुझे लगता है कि निशांत कुमार को अब समझना पड़ेगा कि उनके कौन से विधायक उनके हैं और कौन बागी हो सकते हैं, कौन से सांसद उनके हैं, कौन बागी हो सकते हैं, कैसे जदयू को बचाया जा सके। क्योंकि जहां तक खबरें मिल रही हैं, कल से तो बहुत सारे विधायक भी जो जदयू के विधायक हैं, जदयू के कद्दावर नेता हैं, वो भी सीएम आवास में नहीं जा पा रहे हैं। मात्र 3 नेता को छोड़ करके कोई नहीं नीतीश कुमार से मिल रहा है। कौन सा तर्क दिया गया होगा इन नेताओं के जरिए नीतीश कुमार को, किस तरह की बातचीत हुई होगी, तब जाके नीतीश कुमार सहमत हुए होंगे। क्या नीतीश कुमार इतने स्वस्थ हैं कि हर महत्वपूर्ण चीज को और बीजेपी के किस तर्क को किस तरीके से वो उनके पास रखा गया होगा, कैसे वो विचार किए होंगे, बहुत सारे इसमें रहस्य हैं। तो ये एक बीजेपी का एक ऑपरेशन लोटस था और बीजेपी इसमें सफल हो रही है। जी दीपक सर, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से शपथ से पहले जो जिस तरह से बातचीत चल रही थी कि बीजेपी लीडरशिप ने नीतीश कुमार को प्रस्ताव दिया था कि वो अपनी पसंद के किसी नेता का नाम मुख्यमंत्री के लिए बता दे और बीजेपी उस नाम को स्वीकार करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि जनादेश जो है वो उनके नाम पर मिला है। क्या उस समय नीतीश कुमार का ये फैसला आज की राजनीतिक स्थिति जो है वो सबसे बड़ी वजह बन गया है? नीतीश कुमार का जो है वो किसी के गले उतर नहीं रहा। हालांकि इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी 2025 के विधानसभा के चुनाव के समय स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था कि भाई अब हम अपना मुख्यमंत्री देंगे। ये कोई बड़ा चौंकाने वाला मामला है नहीं। ठीक है कि नीतीश कुमार ये भी मान रहे थे जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना काम किया था, उसी तरह से बिहार में भी वो चाहती थी कि बिहार जैसे स्टेट में अभी तक हम डिप्टी सीएम के ही तगमे में लपेटे जा रहे हैं, हमारे पास सीएम का फेस नहीं आ रहा है। तो ये तो तकनीकी रूप से वो तैयार थे कि हमें क्या करना है। आपने देखा होगा जिस तरह से नीतीश कुमार इन दिनों
चर्चा में थे इस बात को लेकर कि उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो एक्टिविटीज है वो कुछ अटपटा लग रहा है। वो एक अलग काम कर गया इन लोगों को कि भैया अब हमें जाना चाहिए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। आपने देखा जिस तरह से राज्यसभा जाने में निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करने की बात पिछले विधानसभा चुनाव से चल रही है और लगातार चल रहा है कि तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार एक अपना अल्टरनेटिव चाहते हैं। मगर बीजेपी ने तो इस बात को बता दिया लोगों को। जिस तरह से आपको याद होगा कि 43 सीटों पर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था 2020 में, और उन्होंने नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते थे मगर उन्होंने बनाया था क्योंकि वहां गणित अलग था। वो गणित ऐसा था कि उस समय नीतीश कुमार पलट सकते, और अभी का गणित आप देख ले तो अब नीतीश कुमार पलट नहीं सकते। इस बात का पूरा फायदा उठाया है बीजेपी ने कि भाई आप नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, किसके साथ सरकार बनाएंगे, उनके पास अंक नहीं है। तो ये सारी तैयारी की गई थी और ऐसी बात नहीं थी कि नीतीश कुमार नहीं समझ रहे थे। नीतीश कुमार ने जो अपील किया है अपने समर्थकों को कि मैं चारों सदनों में जाने की बात करता हूं, मैं जब से पॉलिटिक्स में आया था तब से चारों सदनों में जाना चाहता हूं, ये बात मेरे भी गले में और किसी भी पॉलिटिकल कमेंटेटर के गले नहीं उतरती। जिस नीतीश कुमार ने एक गद्दी के लिए लगातार पलट यानी इस पार्टी से उस पार्टी में जाना मुनासिब समझा, उस नीतीश कुमार को आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से अपने पद को छोड़ देंगे? ठीक है, एक उम्र होता, एक समय होता, 76 साल के नीतीश कुमार हो गए, अपने अल्टरनेटिव को अपने कार्यकाल में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते होंगे, ये भी एक बात समझ में आती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा जो मैं मानता हूँ। मगर कदम ऐसा नहीं है, कदम पहले से लिखा जा चुका है। और आप देखिएगा 1990 से लेकर अभी तक मंडल का जो प्रभाव था वो पहली बार खत्म होने जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, चाहे जीतन राम मांझी जैसे सारे लोग मंडल के सपोर्ट में, मंडल के सपोर्टर रहे, मंडल के मुख्यमंत्री रहे। अब एक नया सिनेरियो बिहार में बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, होली से पहले गृह मंत्री सीमांचल के दौरे पर थे और उन्होंने कहा था कि हम घुसपैठ को, मेरा मिशन था, घुसपैठ मेरा नारा था बिहार चुनाव में, और जनता ने भरपूर वोट दिया बीजेपी को, उन्होंने एनडीए नहीं कहा था। तो ये सारी बातें स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और नीतीश कुमार को भी पता होगा, प्रेशर में नीतीश कुमार दिख रहे थे। और हमेशा वो इन दिनों लोग कह भी रहे थे कि नीतीश कुमार अपने नेचुरल ये में काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब अच्छा, बीजेपी अगर नीतीश कुमार को ही कहना चाहते थे, अगर वो उनके मन में सीएम का लोभ नहीं होता तो कहते कि नीतीश की जगह दूसरा सीएम आप दीजिए और आप दूसरे सीएम से काम चलाइए, चाहे निशांत को लाइए या और कोई पार्टी। मगर उन्होंने कहा, आज जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और वो अब राष्ट्र की राजनीति में फिर जा रहे हैं। राष्ट्र की राजनीति तो नीतीश कुमार ने बहुत जबरदस्त की। उन्होंने रेल मंत्री का भी जिम्मेवारी भी ली, कृषि मंत्री भी रहे और बहुत काम किया उन्होंने ये में बहुत, यानी आप बता रहे 60,135 दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे, अभी चीफ मिनिस्टर रहे, 10 बार उन्होंने शपथ ली। तो खैर नीतीश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे अपने ये कार्यकाल में। और संजय सर, हमारे साथ संजय सर भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरह से अभी बात चल रही थी कि बीजेपी अब बिहार में अपनी जो 26 साल पुरानी गलती जो है वो दोहराना नहीं चाहती। 2000 के भी विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के पास 67 सीट्स थी, समता पार्टी के पास 34 सीटें थी। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को नेता बनाया और बाद में वही बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नेता बन गए। तो क्या बीजेपी अब किसी भी सूरत में दूसरा नीतीश कुमार तैयार नहीं करना चाहती? बिहार की परिस्थितियां अलग थी और जिस तरह से जातीय राजनीति को यहाँ आकार दिया जा रहा था, जातीय राजनीति से ही यहाँ की पटकथा लिखी जा रही थी, तस्वीर तय की जा रही थी, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी की जरूरत है।
और नीतीश कुमार एक ऐसे सधे हुए व्यक्ति थे जिन पर बिहार की जनता ने भरोसा किया था। तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी ने अपना नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश नहीं की, या बीजेपी से जब दूर हुए नीतीश कुमार तो बीजेपी ने अपनी कोशिश नहीं की कि जनता के बीच में हमारी स्वीकारिता हो। लेकिन कहा 2015 में तो बीजेपी अलग लड़ी थी, नीतीश कुमार जी अलग लड़े थे, बीजेपी कहाँ सफल हो पाई। जब नीतीश कुमार जी साथ आते थे तभी बीजेपी मजबूत होती थी बिहार। हाँ, ये बात जरूर है कि एक भरोसेमंद, एक विश्वस्त चेहरे के तौर पर बीजेपी पर ने बार बार नीतीश कुमार पर सहमति दी और कहा कि ठीक है, सीटें अधिक आए, सीटें कम आए, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा आप ही हो। ये इस तरह से ये बीजेपी ने जरूर किया। अब नीतीश कुमार जी कई कारणों से, मैं नहीं मानता हूं कि दबाव 85 सीटें जिस पार्टी को आई हो वो दबाव में क्यों कोई निर्णय लेंगे, लेकिन हाँ, बीजेपी ने कहा होगा कि आप आ जाइए, केंद्र की भूमिका में आप आइए और थोड़ा निशांत के लिए भी रास्ता बनाइए, दीजिए बिहार में मौका उनको। इनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा होगा कि निशांत जी के लिए भी कोई जगह, स्पेस तो बनेगी तभी जब आप केंद्र की राजनीति में जाएंगे या केंद्र की जिम्मेवारियों को संभालेंगे। अदरवाइज तो बिहार में निशांत की एंट्री ही नहीं होगी। जिस समाजवादी पृष्ठभूमि और विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, आपके रहते हुए आपके साथ निशांत को काम करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे निशांत। तो आप जाइए, केंद्र की राजनीति में जाइए। बीजेपी ने भी कहा होगा कि ठीक है, एक बार हमें भी मौका दीजिए, अगर लगता है कि हमारे लोग भी सक्षम हैं तो एक बार उनको मौका दे करके देखिए। और जिस तरह से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग थी, उसमें नीतीश कुमार ने माना होगा कि हाँ ठीक है, बीजेपी अब चाहती है तो एक बार बीजेपी को भी मौका दे करके देखे। एक दूसरी बात, 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, महिला सशक्तिकरण, नौकरी से लेकर के सड़क, बिजली, ये जितने तरह की योजनाएं थी, करीब करीब नीतीश कुमार जी ने उसको पूरा किया। और इसके बाद अब एक नए विजन के साथ कोई व्यक्ति अगर बिहार में आता है, एक नया रोड मैप लेकर के आता है, तो उसकी बेहतरी की संभावना है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और रहते अच्छी बात थी, एक ऐसे एक्सेप्टेड फेस थे जिससे किसी को एतराज नहीं था। लेकिन अगर बीजेपी के ही दबाव में से ही बीजेपी ही चाहती है कि एक नए विजन के साथ, एक नए चेहरे पर हम बिहार की जिम्मेवारी कंधों पर डालें, जिसमें बिहार को लेकर के वहां संभावना दिखती हो कि और नए तरीके से चीजों को देखेंगे और नए तरीके से चीजों को सोचेंगे, तो उस स्थिति में बीजेपी ने निर्णय लिया कि बिहार की बेहतरी के लिए अब हमें नेतृत्व परिवर्तन करना होगा, मुख्यमंत्री किन्हीं और को बनानी होगी और नीतीश कुमार जी को हम केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेवारी दे करके एक सेफ एग्जिट का प्लान हम बनाएंगे। दोनों की सहमति से जेडीयू भी सहमत होगी, बीजेपी ने भी प्रयास किया होगा। अगर ऐसा कुछ करना होता तो जिस समय ओथ लिया जा रहा था उसी समय बीजेपी दबाव बना देती कि ठीक है, हमारे 89 हैं, आपके 85 हैं, इस बार आप थोड़ा सेक्रीफाइस कर दीजिए। उस समय तो नीतीश कुमार पर बीजेपी सहमत हो गई कि नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालिए। एक अपॉर्चुनिटी आई, एक मौका आया जिसमें निशांत के लॉन्चिंग को लेकर के पार्टी में काफी डिमांड था और उस डिमांड को पूरा भी करनी थी और नीतीश कुमार को सेफ एग्जिट भी करानी थी। शायद बीजेपी इस मौके का जरूर आप कह सकती हैं कि फायदा उठाई और उसी के तहत नीतीश कुमार जी राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किए। सरोज सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम आगे आ रहे हैं, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है, अगर विमेन फेस को देखें तो श्रेयसी सिंह का भी जिक्र हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद श्रेयसी सिंह भी बन सकती हैं, तो इस तरह से। लेकिन सबसे आगे जो है सम्राट चौधरी का नाम माना जा रहा है और मौजूदा समय में वो डिप्टी सीएम है, कोयरी समाज से आते हैं। तो बिहार की राजनीति में कोयरी और कुर्मी जाति को लव कुश समीकरण कहा जाता है, जिसे नीतीश कुमार की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। क्या बीजेपी सम्राट चौधरी या किसी और को, मतलब सीएम फेस के तौर पर कौन कौन से नेता हैं, ये आप एक बार बता दीजिए। जो 3 नाम चल रहे हैं, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और श्रेयसी सिंह, तो इन 3 नामों की चर्चा है, लेकिन कुछ और नाम हैं जिस पर बीजेपी
विचार कर रही है। लेकिन आप देखिए, लवकुश की सरकार थी, सब लोग चाहते हैं कि लवकुश की सरकार रह जाए। जो डिप्टी सीएम है उसमें कोई कुर्मी समाज, जैसे निशांत की बात हो रही है, सम्राट चौधरी सीएम हो जाए तो लवकुश की जो सरकार है वो कंटिन्यू कर जाएगी। एक सेंटीमेंट को समझना होगा, कुर्मी समाज के सेंटीमेंट को। यूपी में भी चुनाव है, बहुत बड़ी आबादी है कुर्मी समाज की, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को जब वो मुख्यमंत्री का फैसला करेगी। हाँ, एक चीज आप जरूर समझने की यहाँ जरूरत है मैत्री जी, अगर योगी आदित्यनाथ को ड्रॉप करने की जो कोशिश हो रही है अगर वो सफल होगी तो नो डाउट बिहार में कोई अपर कास्ट लीडर सीएम हो सकता है। अगर योगी को डिस्टर्ब करने की कोई प्लानिंग बन रही है या आगे कोई प्लानिंग है तो अगर योगी यूपी में कंटिन्यू करते हैं तो मान के चलिए कि बिहार में लवकुश की ही सरकार बनेगी, कोई बैकवर्ड बिरादरी से ही, कुर्मी कुशवाहा बिरादरी से ही बनेगी। क्योंकि समीकरण हर एक राज्यों का मिला जुला के चलना पड़ता है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो। और जिस तरह से ये पूरा समाज एनडीए के पक्ष में वोट करता है, इसको भी नाराज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यूपी को लेकर बिहार बीजेपी का प्लान क्या है। उसी प्लान पर बिहार में नंबर 1 की कुर्सी का चेहरा तय होगा। अब बात कर लीजिए नित्यानंद राय की, कि नित्यानंद राय दौड़ में है, अमित शाह के खास आदमी हैं, पिछले बार भी लगे हुए थे, इस बार भी लगे हुए हैं, सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो क्या वो समय आ गया? क्या जो आरजेडी का वोट बैंक है नित्यानंद राय के बनने से वो वोट बैंक एनडीए की तरफ आ जाएगा, बीजेपी की तरफ आ जाएगा? ये तो एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि नित्यानंद राय के आ जाने से यादव वोटों की गोलबंदी बीजेपी की तरफ हो जाएगी। जब तक लालू जी हैं, तमाम चीजें हैं, वो वोट बैंक उनके साथ है। तो हमको नहीं लगता है कि नित्यानंद राय पर कोई दाव बीजेपी खेलेगी। हाँ, सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं, नो डाउट, लेकिन श्रेयसी सिंह का नाम भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आगे बढ़ना शुरू हुआ है। और बीजेपी जैसा चौंकाती है नाम को लेकर, हो सकता है कोई एक छुपा हुआ चेहरा भी सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल जो दौड़ में है, फिलहाल आज की हम बात कर रहे हैं, यही 3 चेहरे दौड़ में है। कोई नया चेहरा भी बीजेपी दे सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए हम लोगों को। लेकिन इतना तय मान के चलिए मैत्री जी, नीतीश कुमार को बीजेपी अब ज्यादा समय नहीं देगी। बीजेपी चाहेगी कि जितनी जल्दी हो ट्रांसफर हो पावर का, और बिहार में पहली बार जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं देने जा रही है बीजेपी नीतीश कुमार को। जी, रामबंधु सर, जिस तरह से सरोज सर ने भी कहा कि कई राज्यों में हमने देखा कि बीजेपी की जो रणनीति है वो चौंकाने वाली रही है। मध्य प्रदेश में देख लें, राजस्थान में देख लें, छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ चुनाव अभी कुछ सालों पहले ही हुए थे, तो पार्टी ने ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जिनकी पहले ज्यादा जो है वो चर्चा नहीं थी। तो बिहार में भी ये संभावना जताई जा रही है क्या कि पार्टी किसी ईबीसी या नए चेहरे को आगे कर सकती है? कोई बीजेपी कोई सरप्राइज कार्ड खेल सकती है? देखिए, जिन राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार होती है तो वहां तो वो जैसा चाहते हैं वैसा नाम रख देते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के। लेकिन यहाँ पे जदयू के साथ गठबंधन है, और जब नीतीश कुमार एक तरीके से राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं, तो ऐसे में जो उनका मूल जनाधार है, लौकुश समाज और अति पिछड़ा समाज, इनके विश्वास को जीतने का भरसक प्रयास वो करेगी। और मुझे लगता है कि वो अति पिछड़े समाज या लौकुश समाज का ही कोई हो। खासकर अगर आप सम्राट चौधरी की बात करें तो वो डिप्टी सीएम हैं भी, और उनके बारे में एक नैरेटिव भी है कि वो नीतीश कुमार के नजदीक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो बन सकते हैं। जो जदयू का जनाधार है उससे आगे जाके, उससे आगे बढ़ करके बिहार के मुख्यमंत्री के को लेकर के बीजेपी कोई निर्णय लेगी, मुझे इसमें संदेह है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी अभी ये चाहेगी बताना कि जो बचा हुआ बिना नीतीश का के जो बचा हुआ जो जदयू है उसको साथ लेके के चल रही है। देखने वाली बात यह होती है कि जो नई सरकार बनेगी उनमें कौन डिप्टी सीएम होंगे। 2 डिप्टी सीएम जदयू के ही होंगे या वहां भी कोई एक बीजेपी का होगा, एक जदयू का होगा। तो गृह मंत्रालय कौन लेंगे। तो इस तरीके से कई समीकरण होंगे।
अब नया ये बीजेपी के बारे में ये सच है कि ये कहना कि कौन किस पद पे जाएगा, बीजेपी हमेशा ज़्यादातर मामलों में नाम को लेकर के तो चौंकाती ही है और जातिगत समीकरण का अगर जदयू के जातिगत समीकरण का लिहाज करके भी कोई निर्णय लेती है, उसमें भी आम जो उनके नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं या कोई आम विधायक हैं, जो भी नाम जिनकी नाम की चर्चा नहीं है, उनके नाम को लेकर के भी वो फैसला कर सकती है। तो बीजेपी क्या नाम लेगी ये बीजेपी ही बता सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अति पिछड़ी जाति या लौकुश समाज का ही कोई होगा। अब दूसरी बात ये है कि निशांत कुमार को लेकर के है, मुझे नहीं लगता है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाएँगे क्योंकि जदयू ये बीजेपी नहीं चाहेगी कि जदयू में कोई सेकंड लीडरशिप विकसित हो। बीजेपी ये चाहेगी कि एक सम्मानजनक तरीके से नीतीश कुमार की राजनीतिक विदाई हो, नीतीश कुमार का जो संन्यास हो वो ऐसे लगे जैसे व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार बीजेपी में विलय कर चुके हैं व्यक्तिगत तौर पे। ऐसा इस तरीके का जो प्रतीकात्मक राजनीति होती है बीजेपी वो करना चाहेगी ताकि वो जदयू का जो जनाधार है उसका विश्वास वो जीत सके और इसी दिशा में वो बिहार में सक्रिय होगी क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो हमेशा से वो 2005 से लेके आज तक 2025 तक लगातार बीजेपी सत्ता में रही ही है, हर चुनाव जीती ही है, लेकिन कभी भी अपने बलबूते वो चुनाव जीतने का प्रयास का सपना भी नहीं देख पाई है और कम से कम अभी तक पिछड़े अति पिछड़ा का तो विश्वास वो नहीं जीत पाई है। तो यहाँ पे वो सावधानी वो बरतेगी और इसी तरीके से वो निर्णय लेगी। जी। संजय सर, एक चर्चा और है कि नीतीश कुमार जो सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बनाकर पार्टी और संगठन की जिम्मेदारी अपने बेटे निशांत कुमार को दे सकते हैं क्योंकि निशांत लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे, लेकिन 2025 चुनाव के दौरान हमने देखा कि उनकी सक्रियता कैसे बढ़ी। तो ऐसे में चर्चा हो रही है, एक नाम और आ रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर अपना सीएम बनाती है तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं संतुलन बनाने के लिए। विजय चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। तो बिहार की राजनीति में इस तरह से निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है या विजय चौधरी को कोई भूमिका मिलने वाली है क्या? विजय चौधरी जी के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है बहुत, लेकिन हाँ इतनी बात है कि निशांत डिप्टी सीएम बन रहे हैं। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है और दलित मुख्यमंत्री या दलित उप मुख्यमंत्री की भी बात चल रही है। शायद नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो जेडीयू अपने तरफ से दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अगर एक इनके बेटे निशांत होंगे, कोई एक मुख्यमंत्री होंगे, 2 अगर होंगे तो फिर विजय चौधरी जी कैसे डिप्टी सीएम हो पाएंगे? या हो सकता है कि इस तरह की जो चर्चा है वो सोशल मीडिया पर वो उस खबर में कोई ये दम नहीं हो, ऐसे ही सुपरफिशियल खबरें हो। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। 2 डिप्टी सीएम तो कंफर्म है कि 2 डिप्टी सीएम। जहां तक सवाल की बात है कि क्या निशांत को पूरा उत्तराधिकार सौंप दिया जाएगा, निशांत जी की अभी ग्रूमिंग होगी। और झारखंड का मैं एग्जांपल देता हूं, वहां भी हेमंत सोरेन पहले डिप्टी सीएम ही बने थे और शिबू सोरेन का जो कद था झारखंड में, शिबू सोरेन के कद के सामने हेमंत सोरेन का बहुत बड़ा कद नहीं था। लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन जब डिप्टी सीएम बने तो धीरे धीरे राजनीति को उन्होंने समझा, संगठन को समझा और आज तो सीएम है। निशांत ठीक है, वो सक्रिय भूमिका में नहीं थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहते थे और राजनीति की बारीकियों को उन्होंने देखा है। प्रशासनिक दक्षता क्या होती है उसको उन्होंने समझा है। सरकार संचालित कैसे होता है ये उस मुख्यमंत्री आवास में रह करके उन्होंने बहुत ही नजदीक से, करीब से देखा और समझा दोनों है। तो निशांत जी को सिस्टम एक दिया जाएगा और वो सिस्टम उनको ग्रूम करेगा कि देखिए सरकार कैसे चलाई जाती है। हाँ, संगठन में जो थोड़ा अलग अलग पावर सेंटर बने हुए हैं, निशांत जी के आने के बाद शायद वो पावर सेंटर पर विराम लगेगा कि भाई अब निशांत आ गए, उनको जिम्मेवारी दी गई, अब तो इस तरह का कोई विवाद। और अभी तो नीतीश कुमार जी अगर राज्यसभा में भी जाते हैं, कोई दायित्व तो भी दिया जाता है, तो अभी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है। अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो नीतीश कुमार ही है। पार्टी भले क्षेत्रीय हो और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर निशांत जी को जिम्मेवारी दी जा सकती है। क्योंकि श्रवण कुमार का एक बयान 2 दिन पहले आया था और बहुत कुछ बता गया था कि धमाकेदार एंट्री होने जा रही है निशांत की।
उसी समय लगा था कि ये क्या ग्रैंड एंट्री क्या है भाई, धमाकेदार एंट्री क्या है। तो अब धमाकेदार एंट्री पर से पर्दा उठ गया और देखते हैं निशांत कितना परफॉर्म कर पाते हैं, कितना जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन हाँ, शांत हैं, सरल हैं, उन स्वभाव से ही लगता है कि एक विनम्रता है, कोई एरोगेंसी उनके व्यवहार में नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजें तो है। और नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जो नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में एक बड़ी लकीर खींची है बिहार की राजनीति में, कि कैसे उन्होंने एक बिहार को एक बेहतर बिहार बनाया। जो वो बिहार के लिए कर सकते थे, जो साधन संसाधन बिहार के पास था, उसमें उन्होंने जो बदल करके बिहार दिखाया है, वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तो स्वाभाविक रूप से निशांत पर जिम्मेवारियां तो रहेंगी। देखते हैं कैसे जेडीयू और निशांत दोनों मिलकर के एक तो कि बीजेपी को बैलेंस करेंगे और कैसे ये साबित करेंगे कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दायित्व से अलग किनारे हो गए हैं। नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में क्या कहा कि सतत बिहार की बेहतरी के लिए मैं लगा रहूंगा, काम करते रहूंगा। मुझे राज्यसभा में जाने का ये मतलब नहीं हुआ कि बिहार हमारे केंद्र में नहीं होगा। तो जब नीतीश कुमार कह रहे हैं 85 विधायक उनके पास हैं और उन्हीं की मदद से केंद्र में भी सरकार चल रही है और उन्हीं की मदद से बिहार में भी सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा भले बदल जाए तो नीतीश कुमार रहेंगे और केंद्र में नीतीश कुमार रहेंगे। और नीतीश कुमार को बिल्कुल किनारे करके बीजेपी कोई एक तरफा फैसला लेने लगेगी बिहार में, ऐसा मुझे नहीं लगता। दीपक सर, जिस तरह से आज हमने देखा कि एक्स पर जो नीतीश कुमार ने पोस्ट किया, उससे पहले से भी जब से ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, जेडीयू कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज नजर आ रहे थे। ललन सिंह संजय झा के खिलाफ कई तरह के नारे लगा रहे थे। इससे साफ संकेत मिला कि पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर भी मतभेद जो है वो उभर रहा है। तो क्या जेडीयू के भीतर अब लीडरशिप की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है? क्या ये विरोध सीधे सीधे ललन सिंह और संजय झा की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहा है? देखिए, ये जिस तरह से भावुकता में उनके कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं, जिस तरह से जेडीयू के कार्यालय पर वहाँ कुछ तोड़फोड़ की बात हो रही है, जिस तरह से कुछ मंत्रियों को के खिलाफ या कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। देखिए, ये सारा चीज होना है क्योंकि नीतीश एक लंबे कार्यकाल तक उनके कस्टोडियन रहे हैं और नीतीश कुमार के पर लोगों का विश्वास रहा है। पार्टी के लोगों में नीतीश ने जो चाहा है वो किया है और उस तरह से कार्यकर्ता नाराजगी एक कॉमन फिनोमेनन है, ये आगे जाके टिकेगी नहीं। अब वो धीरे धीरे निशांत कुमार उसको कैसे कैप्चर करते हैं, किस तरह से उस चीज को लेके चलते हैं, ये बात देखने वाली हो। मगर जहां तक बातचीत हो रही है कि इनके जाने से एक वैक्यूम होगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कि नीतीश कुमार ने जितनी योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, महिलाओं के लिए जितना काम कर दिया, अब जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो उसी पर काम करना होगा। अब ये भी देखना होगा कि क्या जनता दल यूनाइटेड अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ रही है तो क्या गृह मंत्रालय अपने डिप्टी सीएम के पास रखेगी। ये सारी बातें चल रही हैं और इस तरह से मुझे लगता है कि अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, नाम हम लोगों ने जुड़वाया, ऐसा नहीं था। बीजेपी बड़ी तरीके से चीफ मिनिस्टर बनाती है, नाम किसी का चलता है बन जाता कोई है। इसका उदाहरण आपने दिल्ली भी देखा, इसका उदाहरण आपने मध्य प्रदेश में भी देखा। तो ये बहुत तरह से, अब चूंकि बिहार एक इम्पोर्टेंट स्टेट मिल गया बीजेपी को, तो बीजेपी इसमें बहुत खालिद तरीके से बात करेगी, बहुत सॉलिड तरीके से कोई मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। नाम चलना ठीक है, आपने भी सम्राट चौधरी का नाम कहा, सरोज जी ने बहुत अच्छा बताया कि लोग उसका कॉम्बिनेशन है, ये बात भी सही है। मगर बीजेपी क्या सोच रही है, क्या करना है, ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये अब तय करेगी। और 16 तारीख को जब चुनाव होगा उससे पहले मुझे लगता है कि बिहार में यानी चुनाव परिणाम के बाद ही मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाएंगे, त्यागपत्र देंगे। ये बात मुझे सूचना है कि 16 के बाद
जब उनकी जीत हो जाएगी तब वो वहां से रुखसत करेंगे और नए चीफ मिनिस्टर वहां आएंगे। तो मिला जुला के देखिए बीजेपी का जिस तरह से काम करने का स्टाइल है, कोई जान रहा था कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कोई जान रहा था? तो इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री के चुनाव पर हम कोई क्या कहते हैं उसको फोरकास्ट नहीं कर सकते, पता नहीं कौन बन जाएगा। जी राम बंधु सर, जिस तरह से नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे पटना के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, वो भाजपा के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हैं। बैठक को बिहार की जो आगामी राजनीतिक रणनीति है उसके लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था, तो क्या अमित शाह की ये बैठक बिहार के अगले मुख्यमंत्री की दिशा तय करने वाली है? देखिए, अब तो बैठकों का दौर होगा। अब बीजेपी का इकलौता टास्क यही बच चुका है कि बिहार में सीएम की घोषणा करें और नए मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसकी डिजाइन करें, और इसके लिए बैठकों का दौर होगा। तो और ये हो रहा, उसी का एक प्रयास भी होगा। और ये कोई पहला बैठक नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कोई अचानक निर्णय लिया गया है। पहले भी इस तरह की बातचीत हुई होगी। सीमांचल में जब अमित शाह होंगे तो इस मसले को लेकर के भी मंथन हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त भी ऐसा कहा जा रहा था कि सीमांचल में अमित शाह आएंगे तो बीजेपी नेताओं से राज्यसभा को लेकर के बातचीत करेंगे। तो यही तो राज्यसभा है। हम लोग जिस 5 सदस्यों को लेकर के हमेशा अटकलबाजी लगाया करते थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसमें एक नाम नीतीश कुमार का ही हो जाएगा। तो इस तरीके से अब होगी, जो बैठक हो रही होगी वो इसी के परिप्रेक्ष्य में हो रही होगी और आगे भी होगा। अभी तक जो मीडिया में बात आ रही है कि 10 अप्रैल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, मुझे लगता है कि अब बीजेपी इतना समय भी नहीं देगी, क्योंकि आज आप देखिए कि जिस तरीके से सड़कों पे आक्रोश था, जदयू के कार्यकर्ता जिस तरीके से रो रहे थे, अपनी छाती पीट रहे थे, उनको नियंत्रण करने के लिए कमांडो फोर्स उतारा गया था। सीएम आवास में गृह मंत्री भी पिछले दरवाजे से सीएम आवास में आए थे और नीतीश कुमार के साथ नामांकन करने के लिए गए थे, तो वो मुख्य दरवाजे से नहीं निकले थे, वो भी पीछे वाले दरवाजे से निकले थे। तो इतना वक्त वो देगी नहीं। और दूसरी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से एक वैक्यूम बनेगा और वो कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति जो रही है वो अपने आप में अनोखी है। वो राजनीति जितने भी राज्यों में, बीजेपी के तो कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी की कार्यशैली नहीं रही है। अब नीतीश कुमार टकराहट की राजनीति बिल्कुल नहीं करते। नीतीश कुमार जाति की राजनीति किए, अति पिछड़ी की राजनीति किए, लोकुस की राजनीति किए, लेकिन वो उनकी राजनीति जाति की रही, लेकिन साथ ही साथ जातिगत वैमनस्य नहीं बढ़ा। ये उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है। बहुत सारे लोग जाति की राजनीति करते हैं और उसकी लामबंदी के लिए दूसरे जाति पे तरह तरह का आरोप लगाते हैं। तो नीतीश कुमार की जो जाति की राजनीति रही, वो उसमें कोई जातिगत हिंसा या जातिगत वैमनस्य नहीं रहा। और नीतीश कुमार की जो राजनीति रही, वो भले ही हमेशा एनडीए के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को लेकर के भी नरम रहे। ये जो रणनीति है वो बीजेपी की नहीं होगी। और बीजेपी जब अपना मुख्यमंत्री बनाएगा तो वो उन राजनीतिक तरीकों से, उन राजनीतिक मापदंडों से काम नहीं करेगा जैसे नीतीश कुमार किया करते थे। अभी जो यहाँ के उनके मुख्यमंत्री होंगे वो वही नैरेटिव पे काम करेंगे जो बीजेपी की अपनी है। यहाँ वही नैरेटिव पे किया जाएगा जिसका प्रभाव बिहार के बाहर भी हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो बिहार के बाहर भी है। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो अनोखी है और इसी के कारण न तो आज तक बीजेपी उनकी राजनीति में सेंधमारी कर पाई और न ही सत्ता छूटने के बाद लाले यादव कर पाए। दूसरा फर्क जो ये पड़ेगा कि अगर निशांत कुमार नहीं बढ़ पाए, अगर वो राहुल महाजन की तरह रह गए, अगर वो चिराग पासवान की तरह संघर्ष नहीं किए, तो जदयू का पतन होगा। और जदयू के पतन हो जाने के बाद आरजेडी और बीजेपी में सीधी टकराहट होगी और फिर वही 90 के दशक वाली राजनीति आएगी और हो सकता है बीजेपी कभी सरकार न बना पाए, क्योंकि एक नीतीश कुमार ही ऐसे राजनेता थे जिसके कारण आरजेडी सत्ता से दूर रही है, वो बीजेपी के कारण नहीं दूर रही है। तो नीतीश कुमार की राजनीति निश्चित रूप से अनोखी है उनकी, और ये उनका विदाई ही है। वो राज्यसभा में जा रहे हैं और इसके बावजूद भी वो बिहार को देखते रहेंगे। अगर इतने वो सकुशल होते तो उनके जाने की बात क्या थी। अभी तो 3 ही महीने का समय बीता है और इतना बड़ा जनाधार भी है। तो ये एक गैप है और मैं इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक विदाई ही मानता हूं। और सारा दामोदर अब निशांत कुमार के पास है।
निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, सक्रिय होते हैं या नहीं। अब नई चुनौतियां हैं, अगर वो आएंगे भी, जैसा कि खबर मिल रही है कि आज ही शाम वो शायद 5 बजे जदयू के प्रदेश कार्यालय जाने वाले हैं। पता नहीं वो जाएंगे तो सदस्यता ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो बहुत ही कठिन समय में वो जदयू में आ रहे हैं। जी जी सर, डॉक्टर संजय सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इतनी चर्चा हो रही थी, 5वीं सीट को लेकर इतनी चर्चा हो रही थी कि एनडीए के खाते में जाएगी, महागठबंधन के खाते में जाएगी। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा आज नामांकन के लिए पहुंचे। इसके बाद चर्चा होने लगी कि 2 या 3 सीट, जो भी 202 तो अभी एनडीए के खाते में है, 204 में भी बात बन जाएगी। तो 2 या 3 सीट जो है वो कहाँ से लाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? जिस तरह से वो क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे थे, या कांग्रेस के ही विधायक की बात चल रही है कई बार की, कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं, सुरेंद्र प्रसाद की अगर हम बात कर लें, वो कुशवाहा या नीतीश दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं। वाल्मीकि नगर से जो विधायक है, उसके अलावा मनिहारी से हैं मनोहर प्रसाद सिंह, और उसके अलावा फॉरबिसगंज से मनोज विश्वास। ये 3 कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो कुशवाहा से भी ताल्लुक़ रखते हैं। क्या ये क्रॉस वोटिंग की बात जो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं लगातार, क्या ये बात सही हो सकती है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अब खुद कैंडिडेट नहीं है, बल्कि एनडीए के कैंडिडेट हो गए जी। तो 38 तो इनके पास है ही, 3 ये का जुगाड़ करना है, 3 वोट का। तो आईपी गुप्ता हैं, सतीश यादव हैं जो बसपा के हैं, ये लोग भी बहुत ये हैं, कंफर्टेबल हैं, कोई इनको ये करने में दिक्कत नहीं है। और जिस 3 कांग्रेस के विधायकों का नाम आप ले रही हैं, उनके भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं एनडीए के साथ। और इसमें क्रॉस वोटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है कि कोई पार्टी का व्हिप जारी होता है। हर विधायक स्वतंत्र होते हैं। अगर कोई विधायक चाहें कि हम वोट करना चाहते हैं किसी और कैंडिडेट को, तो वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एडी सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है और एडी सिंह को भी भरोसा है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में भी कुछ एनडीए के विधायक हैं, तो ये देखते हैं कि क्या एनडीए अपनी साख बचा लेती है कुछ वोट लेकर के, या ये सीट महागठबंधन एडीसी के बहाने खींच लेती है। क्योंकि इसमें धनबल का बड़ा प्रयोग होता है और जम करके प्रयोग होता है। तो भाजपा ने जब उपेंद्र कुशवाहा को 5वां उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। तो जिस तरफ आपका इशारा है कि क्या कांग्रेस के विधायक इनके साथ आएंगे, क्या ये जो आईपी गुप्ता और सतीश यादव जो बसपा के विधायक हैं वो इनके साथ आएंगे, क्योंकि महागठबंधन को 6 वोट का जुगाड़ करनी है और एनडीए को 3 वोट का जुगाड़ करनी है। तो महागठबंधन जिनको 6 वोट का जुगाड़ करनी है, वो जब कंफर्टेबल है कि हम कर लेंगे, तो एनडीए भी कंफर्टेबल होगी कि चलिए हम भी 3 वोट का जुगाड़ कर लेंगे। हाँ, पहले लग रहा था कि चुनाव नहीं होगा, अब तो होगा। अब तो अमरेंद्रधारी सिंह ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है, तो 16 मार्च को देखिए कहां से किस तरफ से क्रॉस वोटिंग होता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा इस सीट को अपने खाते में फिर से ले आते हैं या वो लाने में सक्षम नहीं होते हैं। दोनों उम्मीदवार, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे अमरेंद्रधारी सिंह, दोनों के पास वो मेजॉरिटी नहीं है जो 41 का आंकड़ा पूरा करता है। तो दोनों अपने अपने तरीके से क्रॉस वोटर पर ही तो उम्मीद कर करके नॉमिनेशन किए हैं। एनडीए को लग रहा है कि, और कांग्रेस के लोग या जो भी विधायक इनके संपर्क में होंगे, उन्होंने आश्वस्त किया होगा कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और अमरेंद्रधारी सिंह को भी लग रहा होगा, इनकी भी कुछ लोगों से बात हुई होगी, तो इनको भी लगा होगा कि कुछ लोगों को हम अपने साथ ले आएंगे और उनका वोट हमें मिल जाएगा। इंतजार कीजिए, 16 मार्च को वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि क्रॉस वोटिंग का लाभ उपेंद्र कुशवाहा ले पाए या महागठबंधन के एडी सिंह ले पाए। जी दीपक सर, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, वो वाल्मीकि नगर के विधायक हों कांग्रेस से या मनिहारी के हों, या आगे हमने जिक्र किया फॉरबिसगंज के विधायक हों, तो इस तरह से 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा
के संपर्क में या एनडीए के संपर्क में हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एडी सिंह की बात करें, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है, तो एआईएमआईएम तो पहले से ही कह रही है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के भी नाम का जिक्र हो रहा था, तो एआईएमआईएम ने तो साफ अपना रुख कर दिया था कि वो इस तरह से किसी भी के साथ किसी का भी सहारा देने के लिए नहीं जा रही है। अगर उनके विधायक या उनका कोई कैंडिडेट उतरता है राज्यसभा में तो वो समर्थन देंगे, महागठबंधन से उतरे या इधर एनडीए के साथ आके उतरे। लेकिन इस तरह से बात चल रही है कि तेजस्वी यादव का नाम का जिक्र चल रहा था, उसके बाद अब एडी सिंह का, तो क्या आपको लग रहा है कोई फॉर्मूला बैठ रहा है क्या साथ देने का? देखिए, ये जो 5वें सीट का चुनाव है और 5वें सीट पर जिस तरह से उम्मीदवारी कर दी दोनों ने, तो ये चुनाव अब तय है। और जिस तरह से महागठबंधन में अभी भी खींचातानी है, एआईएम पूरे दिल से है कि नहीं, कांग्रेस आरजेडी, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस केडी सिंह आरजेडी के उम्मीदवार रहे हुए हैं, तो कहीं कांग्रेस इस बात को लेकर वो नाराज है, क्या एआईएम पूरा वोट दे देगी? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से 3 और 6 का गेम है, 3 है एनडीए का और 6 है, कठिन है 6 वोट को मैनेज करना। ठीक है, ये अपना क्या कहते हैं, वो हम अपना वोट दे सकते हैं किसी को, अलग बात है, मगर जिस तरह का इक्वेशन है, जिस तरह का सिचुएशन है, वो महागठबंधन में बहुत जबरदस्त यूनिटी का युग नहीं दिखाता है। और जहां पर एनडीए है, जब उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिल गया, बात चली थी कि वो मर्ज कर जाएंगे तो ये हो जाएगा, मगर वो मर्ज किए नहीं और उनको उनके ही पार्टी पर एनडीए ने सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से एनडीए 5वां सीट भी जीतेगी। और इतना उलट फिर 6 सीट घट रहा है और इस 6 सीट को कैसे मैनेज करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 35 तो इनके पास है, 5 एआईएम है, 35 पर 40, एक बीएसपी है, तो कहीं ना बीएसपी का क्या रुख होता है, 5 एमआईएम क्या करते हैं जो नीतीश के टच में है। आपको याद कीजिएगा कि 2-3 एमएलए नीतीश को उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था नीतीश अगर सीमांचल के विकास की बात करेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। तो बहुत आसान महागठबंधन के लिए नहीं है और 3 वोट मुझे लगता है कि इसके लिए एनडीए बड़े आसानी से 3 वोट डलवा देगी और हो सकता है कहीं विपक्ष का कुछ क्रॉस वोट न हो जाए। ये सारी बात देखने वाली होगी, इसे हम तुरंत कह नहीं सकते, मगर एडवांटेज तो हर हाल में एनडीए है 5वें सीट पर। ठीक, फिलहाल नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने पर्चा भर दिया है राज्यसभा के लिए और आगे ये देखना होगा, अब 16 मार्च को ये तय होगा कि कौन कौन राज्यसभा जा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, सरोज सर आपका, रामबंधु सर आपका, संजय सर आपका, दीपक सर आपका, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी और इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।